नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 करते हैं और इसमें हम लोग देखेंगे 20 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जो कि आपके झारखंड उत्पाद सिपाही एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है विटामिन B12 जिसका नाम है साइनोकोबालामिन में कौन सी धातु मौजूद होती है। तो विटामिन B12 में कौन सी धातु मौजूद होती है, तो कोबाल्ट धातु जो होती है वह मौजूद होती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। विटामिन B12 एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें धातु तत्व कोबाल्ट पाया जाता है। इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है। कौन सा, तो पर्नीशियस एनीमिया जो होता है वो विटामिन B12 की कमी से होता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का तापक्रम यानी बॉडी टेम्परेचर कौन नियंत्रित करता है। तो मानव शरीर का जो तापक्रम है वह किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग शरीर के तापमान, भूख, प्यास और भावनाओं को नियंत्रित करता है और यह हमारे शरीर के थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में पसलियों यानी रिब्स के कितने जोड़े होते हैं। तो मानव शरीर में जो पसलियां हैं वो 12 जोड़े होते हैं। कितने, तो 12 जोड़े में होते हैं। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। मानव वक्ष यानी कि थोरैक्स में कुल 24 पसलियां होती है जो 12 जोड़ों में व्यवस्थित होती है और ये हृदय और फेफड़ों की सुरक्षा करती है। किसकी, तो हृदय और फेफड़ों की सुरक्षा करती है कौन, तो मानव पसलियां। अगला प्रश्न है नेत्रदान यानी आई डोनेशन में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है। तो नेत्र डोनेशन में आंख का कॉर्निया जो है उसको डोनेट किया जाता है यानी कि दान किया जाता है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। नेत्रदान में केवल कॉर्निया यानी आंख का सबसे बाहरी पारदर्शी हिस्सा का प्रत्यारोपण किया जाता है क्योंकि इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती जिससे इसे आसानी से प्रत्यारोपित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है भोजन का पाचन यानी डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है। तो भोजन का पाचन जो होता है वह हमारे मुख से शुरू होता है। कहाँ से, तो मुख से शुरू होता है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू होती है जो लार में मौजूद एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यानी लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वह कौन सा है, तो त्वचा है। कौन, तो त्वचा है। इसकी व्याख्या देखते हैं। त्वचा यानी स्किन जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग है। यदि सबसे बड़े आंतरिक अंग यानी इंटरनल ऑर्गन की बात करते हैं तो यह कौन है, तो लीवर है यानी कि यकृत है। अगला प्रश्न है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो रेबीज के टीके की खोज जो थे वो लुई पास्चर ने की थी। किसने, तो लुई पास्चर के द्वारा की गई थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके और पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया की खोज की थी। रेबीज पागल कुत्ते या जानवर के काटने से होता है जिसे हाइड्रोफोबिया या पानी से डर भी कहते हैं।
अगला प्रश्न है, अब हम देखते हैं रसायन विज्ञान के केमिस्ट्री के प्रश्नों को। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के अम्ल में मतलब डंक में फॉर्मिक एसिड या मेथोनिक एसिड जो होता है वो पाया जाता है। कौन सा? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड या मेथोनिक एसिड जो है वह पाया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। लाल चींटियों और मधुमक्खियों के डंक में फॉर्मिक एसिड यानी कि HCOOH होता है, जिसके कारण काटने पर जलन और दर्द होता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। किसका? तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। बादलों में सिल्वर आयोडाइड यानी AgI का छिड़काव करने से क्लाउड सीडिंग होती है, जिससे कृत्रिम वर्षा संभव होती है। अगला प्रश्न है, आलू के चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है ताकि वे खराब ना हो? तो आलू के चिप्स में नाइट्रोजन गैस जो होती है भरी जाती है ताकि वे खराब ना हो। इसकी व्याख्या देखते हैं। चिप्स को ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन और बासी होने से बचाने के लिए पैकेट में नाइट्रोजन यानी N2 गैस भरी जाती है, जिससे कम क्रियाशील गैस भरी जाती है, जिससे वो इसके साथ रिएक्शन ना करे और जिससे चिप्स का पैकेट जो हो या उसके अंदर आलू खराब ना हो। अगला प्रश्न है, सबसे उच्च कोटि का कोयला यानी हाईएस्ट क्वालिटी कोल कौन सा है? तो सबसे उच्च कोटि का जो कोयला है वो कौन सा है? तो एंथ्रासाइट है। कौन? एंथ्रासाइट है। इसकी व्याख्या देखते हैं। एंथ्रासाइट कोयले का सबसे शुद्ध रूप है, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक 90% से ऊपर होती है। यह जलने पर बहुत कम धुआं देता है। अगला प्रश्न है, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो कमरे के तापमान पर पारा यानी मरकरी जो है वह तरल अवस्था में पाई जाती है। वहीं अगर हम अधातु की बात करें तो ब्रोमीन जो है वह कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर यानी मार्बल का रासायनिक सूत्र जो है वह है CaCO3। इसकी व्याख्या देखते हैं। संगमरमर, चूना पत्थर और चौक तीनों का रासायनिक रूप क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 ही है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। हाइग्रोमीटर का उपयोग हवा में नमी या आर्द्रता मापने के लिए होता है। हाइड्रोमीटर द्रवों का घनत्व मापता है, इसमें अंतर ध्यान रखें। और जो हाइड्रोमीटर जो है वो क्या करता है? द्रवों का घनत्व को मापता है। वहीं हाइग्रोमीटर जो है यह हवा में नमी या आर्द्रता को मापता है। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वॉशिंग मशीन जो होती है वह अपकेंद्रीयकरण यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। वॉशिंग मशीन और दूध से मक्खन निकालने वाली मशीनें अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करती है, जो भारी कणों को केंद्र से बाहर की ओर धकेलता है। अगला प्रश्न है, दंत चिकित्सक दांतों को बड़ा देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो जो दंत चिकित्सक होते हैं वो दांतों को बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं।
इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर, जब वस्तु को बहुत पास रखा जाता है तो उसका बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए डेंटिस्ट और शेविंग के लिए इसका उपयोग होता है। किस लिए? तो डेंटिस्ट और शेविंग के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी के अनुसार प्रकाश को पहुंचने में लगभग 500 सेकेंड या 8 मिनट 16 से 20 सेकेंड का समय लगता है। कितना? 500 सेकेंड या 8 मिनट से लेकर 8 मिनट 16 से 20 सेकेंड के बीच समय लगता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो होता है वह काला दिखाई देता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर नहीं होता है, इसलिए सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग जो है वह नहीं हो पाता है, जिस कारण से प्रकाश के प्रकीर्णन के बिना आकाश काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का संचरण यानी हीट ऑफ मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट निर्वात में किस विधि द्वारा होता है? यानी कि ऊष्मा का जो संचारण है वह निर्वात में किस विधि द्वारा होता है? तो वह विकिरण विधि द्वारा होता है। किस द्वारा? तो रेडिएशन या विकिरण विधि के द्वारा होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। चालन और संवहन के लिए माध्यम यानी कि ठोस, द्रव या गैस की आवश्यकता होती है। किसके लिए? तो चालन और संवहन के लिए। लेकिन विकिरण यानी रेडिएशन विधि में ऊष्मा बिना किसी माध्यम के निर्वात में यात्रा कर सकती है। जैसे सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है तो वह विकिरण के माध्यम से ही पहुंचती है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक जो है यह खगोलीय दूरी की इकाई है। किसकी? तो खगोलीय दूरी की इकाई है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पारसेक जो है वो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है और एक पारसेक इक्वल टू होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। दोस्तों, ये वीडियो आप सबको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए और जो भी चैनल में नए हैं वो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। हमारा चैनल है @झार शिक्षा। क्या है? तो @झार शिक्षा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार। आप इस वीडियो का PDF जो है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से आप लोग जाके हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।